1 जुलाई से 3 नए कानून होंगे। आप यहीं बैठे बैठे ईमेल के जरिए एफआईआर करा सकते हैं, वहीं पे। ई कोर्ट का ये फायदा हो कि पूरे देश की कोर्ट अब जुड़ जाएंगी 1 जुलाई से। मुकदमा दर्ज करने की टाइमलाइन फिक्स कर दिया है, जांच करने की भी टाइमलाइन फिक्स कर दिया है कि कितने दिन में पुलिस को जांच करना ही करना है। भाई जज भी इंसान होते हैं, आज बहस पूरी हुई, अगर एक आध हफ्ते के अंदर आपने जजमेंट दे दिया तब तो ठीक है, एकदम सही से। 6 महीने आपको याद कैसे रहेगा? हर पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्षी होती है वो कहती है पुलिस परेशान कर रही है, पुलिस टॉर्चर कर रही है, लेकिन कभी आपने ये नहीं देखा होगा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने जो कह रही टॉर्चर कर रही है उसने बोला होगा 1861 का गुलामी वाला कानून खत्म करो, नया भारतीय पुलिस संहिता। वो नहीं करेगा। घटिया कानूनों के कारण भारत में हजारों परिवार टेंशन में है। घटिया कानूनों के कारण, सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था के कारण भारत में हजारों लोग तड़प रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। 1 जुलाई से देश में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और इन बदलावों का सीधा सरोकार होगा किससे? आपसे और हमसे। तो आज मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय जी मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। और अश्वनी जी बताएंगे कि 1 जुलाई से कौन कौन से बदलाव हो रहे हैं, किस तरीके से आपका, अगर आप एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं तो वो तरीका बदलेगा, इसके अलावा और कौन कौन से नियमों में बदलाव होगा। इसके अलावा चर्चा करेंगे नीट को लेकर, चर्चा करेंगे जिस तरीके से सदन में विपक्षियों ने हंगामा मचाया हुआ है, मूल मुद्दे पीछे छूट गए हैं, लेकिन इससे इतर कभी माइक ऑफ का मुद्दा, कभी सिंगोल का मुद्दा जिस तरीके से उठाया जा रहा है, तो इन्हीं टॉपिक्स को आज कवर करेंगे। अश्वनी जी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी आप बताएं दर्शकों को कि वो कौन कौन से कानून हैं जो 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे, क्या बड़ा बदलाव देश में होने जा रहा है। नम्रता जी, 3 कानून जो अंग्रेजों ने बनाया था वो आज उनकी लास्ट डेट है, कल उनकी लास्ट डेट हो जाएगी। ठीक है। और 1 जुलाई से वो खत्म हो जाएंगे। 1 जुलाई से 3 नए कानून होंगे। पहला है भारतीय न्याय संहिता, दूसरा होगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और तीसरा है भारतीय साक्ष्य संहिता। तो पहली बात तो जब सबसे बड़ा बदलाव ये है कि जो पहले इंडियन पीनल कोड था जिसमें इंडिया शब्द आया हुआ था, इंडियन पीनल कोड, अब उसका नाम हो गया भारतीय न्याय संहिता, यानी नाम ही हिंदी में हो गया, नाम का भारतीयकरण हो गया। तो आईपीसी नहीं बोलेंगे, अब आईपीसी नहीं बोलेंगे, बीएनएस बोलेंगे, भारतीय न्याय संहिता। पहला बदलाव है। दूसरा, इंडियन पिनल कोड मैकाले ने 1860 में बनाया था। उद्देश्य क्या था कि भारतीयों को गुलाम बना के रखना। अंग्रेजों ने एक भी कानून भारतीयों के लिए नहीं बनाया था। अंग्रेजों ने जितने कानून बनाए थे उनका लक्ष्य ये था कि भारत में अपनी सत्ता को मजबूत करना। मैकाले जब यहाँ आया तो पहले वो एजुकेशन सिस्टम वगैरह को बदल रहा था। बाद में चूंकि यहाँ पे 1851 में मंगल पांडे जी ने जो विद्रोह किया, उस विद्रोह के बाद 1857 में जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह के बाद तत्काल यहाँ पे एक लॉ कमीशन बना, मैकाले उसका चेयरमैन बना। और फिर ये उस कानून को डिज़ाइन ऐसा किया गया कि जिसको मन करे उसको सजा दे दे, जिसको मन करे उसको छोड़ दे। अगर वो अंग्रेजी कानून जो 3 खत्म हो रहे हैं, एक है इंडियन पिनल कोड, दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट, अगर वो अच्छे होते तो किसी एक भी अंग्रेज को सजा होनी चाहिए थी, क्योंकि इस देश में प्रताड़ित उन्होंने किया। लाठी वो चलवाते थे, गोली वो चलवाते थे, जलियांवाला बाग कांड अंग्रेजों ने करवाया। कितने लोगों को उन्होंने लाल बाल पाल को पीट पीट के लाठियों से पिटवाया, कितने लोगों को जेल में डाल दिया। तो हो क्या रहा था, वो तीनों अंग्रेजी कानून ऐसे उन्होंने डिजाइन किया था कि भारत के लोगों को तो काला पानी होती थी, भारत के लोगों को सजा होती थी। वीर सावरकर को काला पानी हुआ, लेकिन सैंडर्स को कुछ नहीं हुआ, किसी अंग्रेज को कुछ नहीं हुआ। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जब चूंकि हम आज़ाद हो गए तो गुलामी के कानून खत्म होने चाहिए। गुलामी के कानून खत्म होने से एक बड़ा फायदा ये होता है कि गुलामी की मानसिकता खत्म होती है। इन 3 कानूनों के कारण भारत की न्यायपालिका में गुलामी की मानसिकता बनी हुई थी। अब जब 3 नए कानून आएंगे तो जज की मानसिकता भी बदलेगी, वकील की भी मानसिकता बदलेगी। भैया हमारा कानून है, ये अंग्रेजों वाला कानून नहीं है। तो सोच हमें अपने तरीके से रखना है, आज की डेट की सोच रखनी है, वो सोच नहीं रखनी है जो पहले वाली सोच थी। दूसरा जो जनता को फायदा होगा, एफआईआर आप करने के लिए आपको अपने थाने जाना जरूरी नहीं है। अच्छा, आप नोएडा में बैठे हुए हैं, आप यहीं बैठे बैठे आपके साथ कुछ अगर बिहार में गलत हुआ है या बंगाल में गलत हुआ है या मुंबई में गलत हुआ है, आप यहीं बैठे बैठे ईमेल के जरिए एफआईआर करा सकते हैं, वहीं पे। मतलब ये 0 एफआईआर नहीं है। 0 एफआईआर तो जैसे यहीं पर होती है, ये वहीं हो जाएगी, आप वहीं हो जाएगी। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा हुआ, भारत की सारी जेलें
एक कनेक्ट हो गई, उसका एक प्लेटफॉर्म बन गया ई जेल, ई प्रिजन। ठीक है। तो मतलब नोएडा के लोगों को भी पता है कि केरल की जेल में कौन कौन अपराधी है, पंजाब में कौन अपराधी है, कौन कहाँ है, कौन किस जेल में कितने अपराधी हैं। वो पूरे पूरे नेटवर्क हो गया, पूरे देश के सभी जेल के अधिकारियों को पता हो गया कि किस देश की किस जेल में कौन कौन अधिकारी अपराधी है, कितने दिन से है, क्या उसका हुलिया है, क्या डाटा है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो मुंबई में है, अब यहाँ की पुलिस उसको ढूंढ रही है, वो यहाँ नहीं मिल रहा है, तो फट से उन्होंने जाके सिस्टम पे गए, देखा अच्छा यार ये नाम का पता, ये व्यक्ति, हम इसको यहाँ ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब ये तो वहाँ जेल में बंद है, तो इसका मतलब जो यहाँ दिख रहा है ये कोई और है, नाम बदल के बैठा हुआ है। तो ई प्रिजन का ये बड़ा फायदा हो गया। ई कोर्ट का ये फायदा होगी, पूरे देश की कोर्ट अब जुड़ जाएंगी 1 जुलाई से, पूरे देश की। सुप्रीम कोर्ट तो चलिए एक ही कोर्ट है, वो तो ऑलरेडी ऑनलाइन है ही है। देश की सारी हाई कोर्ट भी सेल्फ में ऑनलाइन है, लेकिन अब क्या होगा, सारी हाई कोर्ट भी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, उससे सब देश की सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगी। तो आपको जजमेंट निकालना, कनेक्ट ऑर्डर देखना ये बड़ा आसान हो गया। आप यहीं बैठे बैठे तमिलनाडु को कोर्ट का ऑर्डर निकाल लीजिए, कहीं से निकाल लीजिए, और सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को एक दूसरे का ऑर्डर भी देखने का मौका मिल जाएगा। एक ई प्रोसिक्यूशन आया, ई प्रोसिक्यूशन का फायदा ये हुआ कि जो प्रोसिक्यूशन मतलब चाहे सीबीआई है या ईडी है या पुलिस है, उनके सारे डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन आ जाएंगे। जज के लिए फायदा ये हुआ कि जज अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ, वो ई प्रिजन पे गया, बटन दबाया, क्लिक कर लिया कि तिहाड़ में कौन अपराधी है, क्या करना है, उससे बात करनी है कि नहीं करना, उसका हुलिया जानना है, उसकी पूरी हिस्ट्री जाननी है, जज वहीं बैठे बैठे देख रहा है। ई प्रोसिक्यूशन का क्या फायदा हुआ कि सरकारी जो वकील होते हैं, इन्होंने क्या क्या बहस किया है, कब कब किया, वो फाइल ढोने की जरूरत नहीं है जज को, दुनिया भर की फाइल नहीं मंगाना, सीधे क्लिक मारा, वहीं बैठे बैठे देख लिया, पिछली डेट पे क्या बहस हुई थी, उसकी पिछली डेट पे क्या बहस हुई थी, क्या क्या हुआ, वहीं मिल गया। एक ई फॉरेंसिक जो सिस्टम आया, उसका फायदा ये हुआ कि पूरे देश में जो फॉरेंसिक लैब होती हैं, जहाँ पे डीएनए का मिलान होता है, खून का मिलान होता है, खून का टेस्ट होता है, जो हथियार पकड़े जाते हैं उस पर फिंगरप्रिंट होता है, ये सब होता है ना पूरे देश में अलग अलग। अब ई फॉरेंसिक का ये फायदा हुआ कि सारी की सारी फॉरेंसिक लैब भी एक दूसरे से मैच हो गई। यानी अभी दिल्ली की फॉरेंसिक लैब का एक अलग सॉफ्टवेयर था, केरल की फॉरेंसिक लैब का अलग सॉफ्टवेयर था, एक ही फॉरेंसिक लैब पे पूरे देश की हमारी फॉरेंसिक लैब आ चुकी है। तो ई कोर्ट, ई प्रिजन, ई फॉरेंसिक और आपका ई प्रोसिक्यूशन का फायदा ये हुआ कि कंप्लीट नेटवर्किंग हो गई, जस्टिस थोड़ा आसान हो जाएगा। कोई वकील अगर फाइल नहीं भी ले आया ना, तो बोले ये नहीं कहेगा साहब जज साहब आज हम फाइल लाना भूल गए, मैं तारीख दे दो ना, कोई बात नहीं, तारीख नहीं लाया ना, फाइल नहीं लाए, ये बटन दबाओ, ये दिख रहे है तुम्हें सामने, तुम्हारी फाइल रखी हुई है। गवाहों के बयान भी बाकायदा ऑनलाइन रिकॉर्ड में आ जाएंगे, गवाह मुकरेगा भी तो कम से कम ये पिछली बार उसने क्या गवाही दिया था, ये फायदा हो जाएगा। तो मतलब जस्टिस डिलीवरी बहुत आसान हो जाएगी। इसमें एक अच्छी बात ये किया है कि मुकदमा दर्ज करने की टाइमलाइन फिक्स कर दिया है, जांच करने की भी टाइमलाइन फिक्स कर दिया है कि कितने दिन में पुलिस को जांच करना ही करना है, चार्जशीट फाइल करने की टाइमलाइन फिक्स कर दिया है, और जज के लिए फैसला देने की भी तारीख टाइमलाइन फिक्स कर दिया। अगर आज आपने, पहले क्या था कि कोई नियम कहीं कानून में लिखा नहीं था कि जिस दिन बहस पूरी हो जाएगी उसके कितने दिन बाद जजमेंट देना है। तो कई बार ऐसा हुआ कि बहस पूरी हो गई, 6 महीने तक जजमेंट ही नहीं दिया। भाई जज भी इंसान होते हैं, आज बहस पूरी हुई, अगर एक आध हफ्ते के अंदर आपने जजमेंट दे दिया तब तो ठीक है, एकदम सही सही। 6 महीने आपको याद कैसे रहेगा? 6 महीने में अगर आपने सैकड़ों और मुकदमे सुन लिए तो 6 महीने पुरानी क्या क्या बहस हुई थी जज को कैसे याद रहेगा? तो जब ये जो टाइम लंबा होता है ना, तो जजमेंट ठीक से नहीं आते, कई बार गड़बड़ हो जाता है। आपने एक पक्ष की दलील तो लिख लिया, दूसरे पक्ष की दलील भूल गए, मिस हो गया, ये भी प्रॉब्लम आती है। तो ये टाइमलाइन फिक्स कर दिया। अल्टीमेटली हम ग्रेजुअली जो हम जस्टिस विद इन ईयर की 3 दिन से बात कर रहे थे, बिल्कुल ये तो उसी तरफ कदम बढ़ गए। हाँ, एकदम जस्टिस विद इन ईयर। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 3 कानून आने से जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा, लेकिन जस्टिस विद इन ईयर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो अपना पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था, इंडियन एविडेंस एक्ट में कोई भी, चूंकि वो 1872 में बना था, 1872 में हमारे पास कोई व्हाट्सअप होता नहीं था, सोशल मीडिया कुछ होती नहीं थी, कुछ भी नहीं होता था। तो ये जो सोशल मीडिया के प्रूफ होते हैं, व्हाट्सअप चैटिंग का प्रूफ होता है, ईमेल आपस में इंटरेक्शन का जो प्रूफ होता है, ये सब उसमें माना नहीं जाता था। तो आज की डेट तक अगर आपने ईमेल पे, मान लो 2 अपराधी ईमेल पे कुछ बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग पे कुछ बात कर रहे हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं या टेलीग्राम पे कर रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, अब उसको जो सरकारी वकील दिखाते भी थे जज को, तो वो एज ए एविडेंस नहीं माना जाता था। क्यों? क्योंकि 1872 वाले कानून में उसका कोई धारा नहीं थी। तो जो अभी नई भारतीय साक्ष्य संहिता आई है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी एविडेंस माना जाएगा।
दूसरे को कॉपी देने के लिए हार्ड कॉपी देने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी को आपने गिरफ्तार कर दिया, उसके परिवार को आपको एफआईआर देना है, तो उसको हार्ड कॉपी नहीं देना है, आप उसको व्हाट्सअप भी कर दीजिए, ईमेल भी कर दीजिए, कैसे भी कर दीजिए, उसको एक एविडेंस मान लिया जाएगा। तो एविडेंस एक्ट में ये फायदा ये हुआ कि बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को इन्होंने, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी एविडेंस अब माना जाएगा। उससे उससे भी बहुत आसान हो जाएगा, उससे भी आसान हो जाएगा ना जो मुकदमे की सुनवाई में। दूसरा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में टाइमलाइन सबकी फिक्स हो गई। इंडियन जो अपना पिनल कोड था वो खत्म हुआ। भारतीय न्याय संहिता में कुछ नए अपराध जोड़ लिए जो पहले नहीं थे। पहले अलगाववाद के लिए अलग से कानून चल रहा था, अभी इसमें आ गया। आतंकवाद का भी एक पार्ट इसमें आ गया, टेररिज्म का भी एक पार्ट आ चुका है। दूसरा, जो साइबर फ्रॉड था उसका भी एक हिस्सा इसमें आ चुका है। तो ये अपने आप में कंप्लीट वन नेशन वन, एक देश एक न्याय संहिता तो नहीं है। अभी बहुत सारे अपराधों के लिए अलग अलग कानून है, जो मैं आपसे पहले भी चर्चा कर रहा हूं कि मेरा ये मानना है एक देश एक न्याय संहिता होनी चाहिए। ये कानूनों का मकड़ जाल खत्म होना चाहिए कि घूसखोरी का अलग कानून, फिर जमाखोरी का अलग कानून, मिलावटखोरी का अलग कानून, कालाबाजारी का अलग कानून, नशा तस्करी का अलग कानून, मानव तस्करी का अलग कानून, सोना तस्करी का अलग कानून, चंदन तस्करी का अलग कानून, ठीक है, अलगाववाद का अलग कानून, माओवाद का अलग कानून, नक्सलवाद का अलग कानून। तो ये जो अलग अलग, धर्मांतरण का अलग कानून, घुसपैठ का अलग कानून, साइबर फ्रॉड का अलग कानून, वीज़ा अगर वायलेशन करते हैं उसका अलग कानून, रेलवे का अलग कानून। तो ये जो कानूनों का मकड़ जाल है ना, ये मकड़ जाल खत्म होना चाहिए। मुझे लगता है ये जो भारतीय न्याय संहिता आई है वो भी इस कदम उसी तरफ आगे बढ़ रही है। तो इसलिए हमें ये भी पूरा विश्वास है कि आने वाले टाइम में बाकी सारे कानून मर्ज होके एक देश एक न्याय, अभी भारतीय न्याय संहिता में मर्ज हो जाएंगे। उससे एफआईआर लिखना भी आसान होता है। पुलिस के लिए एफआईआर लिखना आसान है, जो आईओ होता है जांच अधिकारी, उसके लिए जांच करना आसान होता है, जज के लिए भी बहस सुनना, मुकदमे का फैसला करना। भाई एक ही किताब खोलना, उसको 50 कानून किताब अलग अलग नहीं खोलनी होती ना, तो आसान हो जाता है। तो ग्रेजुअली हम जस्टिस विद इन ईयर की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी जो पार्लियामेंट में गृह मंत्री जी ने कहा है कि जस्टिस विद इन 3 ईयर हो जाएगा। अच्छा, हाँ, ये ऑफिशियल उनका स्टेटमेंट है कि हमारा मतलब ये जो 3 कानून बनाए गए, इनका लक्ष्य है कि कोई भी मुकदमा 3 साल से ज़्यादा ना रुके, 3 साल से उसका फैसला हो ही जाए। लेकिन मेरा अल्टीमेट लक्ष्य है, मेरा जो सपना है वो जस्टिस विद इन ईयर का है। उस दिशा में आगे बढ़े हैं, इसमें और भी काम करने की ज़रूरत है। जैसे एक चीज़ में रह गई है कि इसमें झूठ को गंभीर अपराध नहीं बनाया। जब तक झूठी शिकायत गंभीर अपराध नहीं होगी, जो फर्जी मुकदमे शिकायत की जाती है, जब तक झूठी गवाही गंभीर अपराध नहीं होगी, झूठा हलफनामा गंभीर अपराध नहीं होगा, झूठी गवाही गंभीर अपराध नहीं होगी, झूठी जांच गंभीर अपराध नहीं होगी, और जज के द्वारा गलत फैसला देना गंभीर अपराध नहीं होगा, तब तक हमें वो अल्टीमेट जो जस्टिस की हमारी कल्पना है वो नहीं हो पाएगी। तो मुझे लगता है एक वो बचा हुआ है इसमें। दूसरा, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग अनिवार्य नहीं हुआ है, ऑप्शनल तो हो गया है कि वो करा ले ना करा ले, लेकिन मैंडेटरी नहीं हुआ है। अब उसका क्या होता है कि जो सफ़ेद पोस्ट लोग हैं ना, बड़े लोग, भाई मिडिल क्लास लोअर क्लास को तो पुलिस 4 डंडे मारती है, सच उगल देते हैं। चोरी किया, नहीं किया, 4 डंडे दिया, हाँ जी किया। घड़ी चुराई, नहीं चुराई, 4 डंडे दिया, हाँ जी घड़ी चुराई। लेकिन ये जो बड़े बड़े सफ़ेद पोस्ट है ना, जो गमले में 5-5 करोड़ की गोभी उगाते हैं, ये जो सांसद विधायक मंत्री हैं बन जाते हैं, या बड़े बड़े नौकरशाह हैं, इनको पुलिस पीट नहीं पाती। भाई बड़े लोग हैं, कैसे पीटेगी? बड़े बड़े धन्ना सेठ लोग हैं, तो बड़े बड़े, इनसे सच उगलवाने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग मैंडेटरी होना ही चाहिए, और हर जिले में एक उसकी लैब होनी चाहिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले टाइम में जो एविडेंस एक्ट है, ये भारतीय साक्ष्य संहिता है, इसमें नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग का पार्ट भी आ जाएगा। और जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है, इसमें भी झूठ को गंभीर अपराध घोषित किया जाएगा, क्योंकि झूठ की वजह से बहुत समस्याएं हैं। कितनी बार झूठे वीडियो वायरल हो जाते हैं और उससे बहुत नुकसान हो जाता है, बहुत नुकसान हो जाता है। 2-2 कम्युनिटीज़ में क्लैश हो जाता है। झूठे जाति का, मतलब जाति का जहर घोलने के लिए झूठे वीडियो निकल आते हैं, आपस में कम्युनल वायलेंस कराने के लिए अलग अलग झूठे वीडियो आ जाते हैं। तो वो जो झूठ है ना, आपके सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे झूठे वीडियो घूमते रहते हैं। उनका कोई हत्या किसी और कारण से होती है, उसको दिखा को छोड़ देते हैं। राजस्थान में ऐसा हुआ था, बिजली के शॉक लगा और वो बच्ची जल गई, बाद में पता चला कि नहीं, वो तो कह रहे हैं जी वो तो SC/ST थी इसलिए उसको मार दिया। ऐसे ऐसे भी झूठ है। तो झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना एक वो एरिया बचा हुआ है। बाकी तो ये अच्छा कानून है, मुझे लगता है कि लोगों को जल्दी न्याय मिलेगा इससे। ठीक है।
अब जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, आप एफआईआर का आपने जिक्र किया, आपने झूठ को अपराध घोषित कर देना चाहिए इसका जिक्र किया। इसी कड़ी में मेरा सवाल पत्रकारों को लेकर है। एक नहीं, बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं कि पत्रकार ने किसी का हवाला देकर कोई बात रखी। चलिए ज्यादा दूर नहीं जाते, अजीत भारती का मैं जिक्र करती हूं। हवाला दिया उन्होंने किसी नेता का और अपनी बात रख दी उन्होंने। कर्नाटक पुलिस उनको उठाने के लिए आ गई। फिर रचित कौशिक को हमने देखा है। मनीष का आपने जिक्र अभी आप ऑफ कैमरा मुझे बता ही रहे थे उस चीज का। मनीष बाकी कश्यप, कुमार और कश्यप दोनों की मैं बात कर रही हूं। और ये लंबी लिस्ट है। मतलब अगर कोई पत्रकार किसी के हवाले से भी कोई बात कह रहा है, ये तो एक चीज हुई। दूसरी बात, अगर कोई मामला दिल्ली का है, केजरीवाल अगर चाहें या उनका कोई मंत्री, नेता या आम आदमी पार्टी का कोई बंदा चाह रहा है कि एफआईआर दर्ज हो, तो एफआईआर वहां क्यों दर्ज हो रही है जहां पर वो पावर में है? फॉर एग्जाम्पल पंजाब, भावना वाला केस हमने देखा था, जो टाइम्स नाउ नव भारत की पत्रकार थी। अगर अजीत भारती के केस की बात करें तो कर्नाटक में केस दर्ज हुआ, मनीष कश्यप वाला तमिलनाडु में केस दर्ज हुआ। इसका समाधान क्या निकलेगा? और फिर बाद में देखिए मनीष कश्यप बरी हो गए। भावना को देख लीजिए। मतलब अगर आप कोई रिपोर्ट दिखा रहे हैं तो केस वहां दर्ज हो रहा है जहां वो सरकार पावर में है। देखिए, इसका समाधान है, जैसे भारतीय न्याय संहिता बनी है ना, ऐसे एक भारतीय पुलिस संहिता बनाई जाए। ये जो पत्रकारों के खिलाफ जो मुकदमे चल रहे हैं, उसका मूल कारण है 1861 का पुलिस एक्ट। वो भी अंग्रेजी कानून है। 1861 में जो अंग्रेजों ने पुलिस का एक्ट बनाया था, उसमें उन्होंने पुलिस को अपना गुलाम बनाने के लिए बनाया था। अपना सत्ता मजबूत करने के लिए उन्होंने पुलिस स्थापित किया था, पुलिस व्यवस्था बनाई थी। अब चूंकि 1861 वाला ही कानून आज भी चल रहा है, तो उसकी वजह से पहले जो पुलिस अंग्रेजों की गुलाम थी, अब वो सत्ता के गुलाम हो गई। अब वो रूलिंग पार्टी की गुलाम है। पुलिस जनता के लिए काम नहीं करती है। पुलिस केवल और केवल अपनी सत्ता के लिए काम करती है। अच्छा, पुलिस को हम लोग बार बार दोषी मानते हैं। पुलिस का क्या दोष? अरे पुलिस भी, आपका भाई पुलिस हो सकता है, मेरा भाई पुलिस हो सकता है, मेरे कोई रिश्तेदार पुलिस में हो सकते हैं। आप उस पुलिस वाले को उसकी मजबूरी देखिए। वो जानता है ये गलत एफआईआर में मुझे झूठी एफआईआर लिख रहा हूं, लेकिन नहीं लिखेगा तो उसको रातों रात उठा के ट्रांसफर कर देंगे। अब रातों रात ट्रांसफर कर देंगे, उसको मान लीजिए बच्चों को बोर्ड का एग्जाम है, तो बेचारा झूठी एफआईआर लिखेगा। अगर वो झूठी जांच न करे तो रातों रात ट्रांसफर हो जाएगा उसका। तो पुलिस सत्ता की गुलाम बनी हुई है, और वो पुलिस सत्ता की गुलाम बनी है 1861 के पुलिस एक्ट के कारण। तो समाधान क्या है? एक नई भारतीय पुलिस संहिता, वन नेशन वन पुलिस कोड, एक नया बनना चाहिए। अजीत भारती के खिलाफ जो मुकदमा हुआ, इसके पहले मनीष कश्यप के खिलाफ मुकदमा हुआ, मनीष कुमार के खिलाफ मुकदमा हुआ, रचित कौशिक के खिलाफ मुकदमा हुआ, भावना किशोर के खिलाफ मुकदमा हुआ। ऐसे अनेक मुकदमे हुए हैं पत्रकारों के खिलाफ, और सब में बाद में अमित देवगन के खिलाफ मुकदमा हुआ, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मुकदमा हुआ। जहां जहां मुकदमे, वो सारे मुकदमे टिके नहीं कोर्ट में, अंत में वो खत्म हुए, लेकिन परेशान तो हुए ना। अब चलिए, पत्रकार एक मतलब एक कहते नहीं, पब्लिक इमेज होती है उनकी, उनके साथ लोग सपोर्ट में आ जाते हैं, 10 लोग सपोर्ट करते हैं। वो विष्णु तिवारी तो बेचारा इलाहाबाद जेल में 20 साल रहा। एक विष्णु तिवारी नाम का, उसके खिलाफ झूठा SC/ST का केस था और झूठा रेप का केस था। जगह के लिए आपस में अड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा हुआ, और उस झगड़े में उसके ऊपर SC/ST केस बना दिया और रेप का मुकदमा कर दिया, और उसके मतलब उसके माता पिता खत्म हो गए, उसकी शादी नहीं हुई, और 20 साल तक जेल में सड़ता रहा। ऐसे भारत में अनेक विष्णु तिवारी हैं। अजीत भारती को चलो सपोर्ट मिल गया, उनको वकील मिल गए, उनको एंटीसिपेटरी बेल मिल गई, मनीष कश्यप को मिल गई, मनीष कुमार को भी मिल गई, बाकी और भी अर्नब गोस्वामी की मिल गई, अमित देवगन को मिल गई, चलो ठीक है, इनको मिल गई। लेकिन भारत में लाखों लोग झूठे केस से परेशान हैं, और झूठा केस इसलिए क्योंकि पुलिस सत्ता के गुलाम है। उसका समाधान नम्रता जी तब तक नहीं हो सकता जब तक ये 1861 का पुलिस एक्ट खत्म नहीं होगा, एक नया भारतीय पुलिस संहिता नहीं बनेगी। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है 2006 का, उसमें उन्होंने 7 दिशा निर्देश दिए हैं। वो दिशा निर्देश आज तक लागू नहीं हुए हैं। जब तक वो दिशा निर्देश लागू नहीं होंगे, तब तक लोगों को, मतलब तब तक पुलिस स्वतंत्र नहीं हो पाएगी, तब तक पुलिस निष्पक्ष नहीं हो पाएगी। हम लोग क्या करते हैं, अजीत भारती का झगड़ा जैसे पकड़े, पुलिस आई तो हम लोग ट्विटर पे ट्रेंडिंग करते हैं, आई सपोर्ट अजीत भारती, आई सपोर्ट अजीत भारती। किसी और का हुआ, आई सपोर्ट अर्नब गोस्वामी, आई सपोर्ट अमित देवगन, आई सपोर्ट मनीष कश्यप, ये सब करते हैं, लेकिन कभी उसकी जड़ में नहीं जाते। हमने आज तक कभी ये नहीं कहा कि रिपील पुलिस एक्ट 1861। हम कभी पुलिस रिफॉर्म को ट्विटर पे ट्रेंड नहीं कराते या सोशल मीडिया में नहीं कराते। जैसे कोई मुकदमा आएगा उसमें कर देंगे जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर ये, आई सपोर्ट ये, आई सपोर्ट ये, लेकिन हम उसके मूल कारण पे नहीं जाते। अस्थायी समाधान, अस्थायी समाधान इसका केवल और केवल पुलिस रिफॉर्म है।
सुप्रीम कोर्ट के सातों जजमेंट जो हैं उन्हीं की स्पिरिट में नया कानून बने। पुलिस जो अभी स्टेट सब्जेक्ट है उसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाला जाए, क्योंकि अभी पुलिस क्या हो रहा है कि स्टेट सब्जेक्ट है, तो जहां जिसकी सरकार है वो उसके हिसाब से काम कर रही है। इस व्यवस्था को हमें कॉन्करेंट में डालना। कॉन्करेंट का मतलब पूरे देश के लिए एक कानून जिससे बन जाए, और वो तभी हो सकता है जब आपके पार्लियामेंट में क्लियरली दो सभी पक्ष एक दूसरे के साथ। आपने एक बड़ा देखा होगा, आपने हर राज्य में जो विपक्षी पार्टी होती है वो पुलिस के ऊपर आरोप लगाती है शोषण करने का, हर राज्य में। लेकिन वही पॉलिटिकल पार्टी जब सत्ता में आ जाती है तब वहां कोई दिक्कत नहीं तब होती। कोई दिक्कत नहीं होती। अधिकारी तो वही रहते हैं। अधिकारी वही रहते हैं। दूसरा, हर पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्षी होती है वो कहती है पुलिस परेशान कर रही है, पुलिस टॉर्चर कर रही है। लेकिन कभी आपने ये नहीं देखा होगा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने जो कह रही टॉर्चर कर रही है उसने बोला होगा 1861 का गुलामी वाला कानून खत्म करो, नया भारतीय भारतीय पुलिस संहिता। वो नहीं करेगा, क्योंकि विपक्षी पार्टी को वो कानून चाहिए अंग्रेजों वाला। क्योंकि जब वो खुद अगर सत्ता में खुद आएंगे आएंगे तो फायदा तो हाँ, वो वसूली एक्सटॉर्शन, टॉर्चर, परेशान, वो उनको चाहिए। तो ये तभी बदलेगा ना जब कम से कम पब्लिक डिबेट हो। और मुझे बड़ी खुशी है कि कम से कम आपके चैनल पे तो इस पे आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। पुलिस रिफॉर्म पे कोई चर्चा ही नहीं होती। जुडिशियल रिफॉर्म हम लोग कितनी बार बात कर चुके हैं। जस्टिस विद इन ईयर, आपको भी एकदम याद हो गया जस्टिस विद इन ईयर। तो जस्टिस हमने कितनी बार, लेकिन बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। हम क्या करो, कोई एक आदमी किसी की हत्या हो गई, जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी, जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर ये, वो जस्टिस करते रहो, किसी को जस्टिस मिलता नहीं है। जस्टिस फॉर निकिता तोमर, जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर रेड्डी, ऐसे करते रहते हैं। ऐसे नहीं होगा। न्याय तब मिलेगा जब वन नेशन वन पुलिस कोड होगा, वन नेशन वन जुडिशियल कोड होगा, वन नेशन वन एविडेंस कोड होगा, और जुडिशियल चार्टर होगा कि जज के लिए मैंडेटरी हो जाए 1 साल के अंदर फैसला करना। और न्याय तब होगा जब नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग अनिवार्य होगा। भाई अजीत भारती के केस में, अजीत भारती के क्या, अजीत भारती ने एक कांग्रेस के पूर्व नेता ने जो बात कही थी उसी को उन्होंने कोट कर दिया। बिल्कुल। आज तक उस नेता को नहीं पकड़ा, उस नेता के खिलाफ मुकदमा नहीं हुआ, अजीत भारती के खिलाफ हो गया। मनीष कश्यप ने क्या किया था, बिहार में एक पूर्व एमपी ने कहा था कि भैया बिहारियों को तमिलनाडु में मारा जा रहा है। जब वही बात मनीष कश्यप ने कहा, मनीष और देखिए एनएसए लगा दिया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया। मतलब तमिलनाडु में आज तक कभी जो क्रिश्चियन कन्वर्जन कराने वाले मिशनरीज उनके खिलाफ कभी एनएसए नहीं लगा। इतने वहां पे अलगाववादी जगह जगह जमीन कब्जा करते जा रहे हैं, घुसपैठिए आते जा रहे हैं, तमिलनाडु के सरकारी सड़क के किनारे वहां पे कब्जा करते जा रहे हैं। कभी उनके नहीं, तमिलनाडु में कभी किसी घुसपैठिए पे एनएसए नहीं लगा, किसी धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी पे एनएसए नहीं लगा, कभी किसी धर्मांतरण कराने वाले जिहादी पे एनएसए नहीं लगा, तमिलनाडु में किसी भ्रष्टाचारी पे एनएसए नहीं लगा। लेकिन मनीष कश्यप पे लग गया। क्यों? क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा क्या वो डिफाइन ही नहीं है। तो उस कानून में भी सुधार की जरूरत है। मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई कानून बना रहे हैं तो सबसे पहले उसको डिफाइन तो करिए कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है क्या। अब नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो खतरा डिफाइन नहीं है तो कोई जहां जिसका मन करता है वहीं ऐसे लगा देता है। और सबसे बड़ी बात, जब उनको बरी कर दिया गया मनीष कश्यप को, तो जो 9 महीने वो जेल में रहे, जो उन्होंने सफर किया, उनके परिवार ने सफर किया, उसकी भरपाई कौन करेगा? उसकी भरपाई क्या पता वो पीरियड उनका ऐसा हो सकता था जिसमें उनको बहुत क्रूशल काम करना था, कोई एग्जाम उनका फंसा हो सकता था। अब अरे मैं कहता रहा हूँ 20 साल विष्णु तिवारी अगर वो नहीं बाहर रहा होता, हो सकता वो कोई सरकारी उसको नौकरी मिल जाती, उसके बाल बच्चे होते, उसका शादी ब्याह होता, उसका सब कुछ खत्म हो गया। वो तो बेचारा कुंवारा ऐसे ही रह गया, ऐसे खत्म हो जाएगा। इस उम्र में जब बाहर आया शादी कौन करेगा? और वैसे जो आदमी 20 साल जेल में रह के आएगा उससे शादी कौन करेगा? तो विष्णु तिवारी तो ऐसे ही हो गया, वो तो पैदा हुआ, बूढ़ा होगा, मर जाएगा। ये स्थिति है। तो मतलब, और किस लिए? कानून घटिया है। घटिया कानूनों के कारण भारत में हजारों परिवार टेंशन में है। घटिया कानूनों के कारण, सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था के कारण भारत में हजारों लोग तड़प रहे हैं। कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं, झूठे आरोप लगते हैं। यहाँ पे प्रयाग में जो बड़े हनुमान जी के महंत थे, उनके खिलाफ आरोप लगा, उन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। अगर नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग होता, कानून का खौफ होता तो शायद ये नहीं होता। भारत में झूठी शिकायत करने में कोई खौफ नहीं इसलिए है क्योंकि झूठी शिकायत करना कोई गंभीर अपराध नहीं है। झूठी एफआईआर दर्ज करना कोई गंभीर अपराध नहीं है। जिन लोगों ने मनीष कश्यप के खिलाफ मुकदमा किया उनको कुछ नहीं होगा, जिन्होंने भावना किशोर के खिलाफ मुकदमा किया उनको तो कुछ नहीं होगा, या जो जज गलत फैसला सुनाते हैं उनको कुछ नहीं होता। कुछ नहीं। आज तक इतने फैसले गलत हो चुके हैं। आज तक बताइए किसी जज को कोई जेल भेजा गया हो, किसी जज को सस्पेंड किया गया हो, टर्मिनेट किया गया हो। और अगर कानून अच्छा हो तो इंटरप्रिटेशन ठीक होगी।
भाई अगर हम यहाँ 4 लोग बैठे हुए हैं और कानून बढ़िया क्लियर क्रिस्टल क्लियर है, उसकी लैंग्वेज अच्छी लैंग्वेज है, तो जो उसको पढ़ के जो मैं निष्कर्ष निकालूंगा वही आप इस निष्कर्ष निकालेंगे, वही आपके कैमरामैन आपके पूरा सपोर्ट निकालेंगे। कानून इतना घटिया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज उसकी अलग इंटरप्रिटेशन करता है, हाई कोर्ट का जज उसकी अलग इंटरप्रिटेशन करता है, सुप्रीम कोर्ट का जज उसकी अलग इंटरप्रिटेशन करते हैं। और अभी केजरीवाल वाले केस में आपने देखा, विवेक पर सवाल उठा दिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज पर, दिल्ली हाई कोर्ट ने। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कम से कम इन जुडिशियल रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है, और मैं आशा करता हूं कि और कोई करे न करे, कम से कम जो लोग इससे पीड़ित हैं, अजीत भारती, मनीष कश्यप, मनीष कुमार, रचित कौशिक या अर्नब गोस्वामी, अमिश देवगन, इनको तो कम से कम पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। लोग पीड़ित हो चुके हैं और इनको ये समझना चाहिए कि इनके जैसे कितने लोग और पीड़ित होंगे। चलो इनको तो फैसिलिटी मिल गई, पुलिस मिल गई, अच्छे वकील मिल गए, बाहर आ गए, कोई 1 दिन जेल में रहा, कोई 2 दिन जेल में रहा, कुछ लोग बिना जेल गए ही बाहर बैठे हुए। लेकिन उस आम जनता का क्या होगा, गरीब आदमी का क्या होगा, जिसके खिलाफ गांव के दबंग कुछ या जैसे भी है अपना पॉलिटिकल विरोध के कारण लोग मुकदमा करा देते हैं, छेड़छाड़ का आरोप लगवा देते हैं, बलात्कार का आरोप लगवा देते हैं, SC ST का मुकदमा दर्ज कराते हैं, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। लेकिन इसको लेकर कानून बनेगा तो बनेगा कैसे? क्योंकि अगर हम सदन में आ जाएं तो यहाँ पर तो हंगामा ही नहीं थम रहा है। अभी जो विशेष सत्र बुलाया गया, इसमें देखिए मुद्दे कौन कौन से उठे। चलिए मैं मानती हूँ नीट पर बहस होनी जरूरी थी, लेकिन जब कानून आ गया तो फिर बहस का मुद्दा कहां से बचा? सेंगोल, विपक्ष का ये कहना है कि आप संविधान वहां पर लगा दीजिए, वहां पर संविधान रख दीजिए, सेंगोल क्यों रख रहे हैं? अब कोई बताए उनको कि वहां पर तो संविधान पहले से है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मूल मुद्दों को पीछे छोड़कर बाकी जितने भी मुद्दे हैं, माइक ऑफ का मुद्दा सुप्रिया श्रीनेत उठा रही हैं, अपने एक्स पर लिख रही हैं कि खड़गे जी का भी माइक बंद कर देते हैं, राहुल गांधी का भी माइक बंद कर देते हैं। वो क्यों करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। मैं तो कड़वी सच्चाई बोलता हूँ, इसीलिए मीठा झूठ बोलने वाले सांसद विधायक बन गए। मैं कड़वा सच बोलता हूँ, इसलिए आज तक पार्षद प्रधान भी नहीं बन पाया। वो इसलिए बोलते हैं कि ये जो पॉलिटिशियन है ना, सफ़ेद पोश, ये आम जनता को बेवकूफ़ समझते हैं। इनको पता है कि यार ये इनके पास दिमाग नहीं है, हम जो बोलेंगे ये वही समझेंगे, और हो भी रहा है। कॉमन मैन कहीं न कहीं अपना विवेक यूज़ नहीं कर रही है, वो नेताओं के भाषण को सुन रही है और उसी को सच मान रही है, अपना इस्तेमाल कर ही नहीं रही है। भाई जब नीट, पहले मैं नीट का जवाब देता हूँ। नीट हुआ, कानून बन गया, 1 करोड़ रुपए जुर्माना है, 10 साल तक की सजा है, अच्छा कानून आया। ये कानून पहले अगर आया होता, मुझे लग रहा 10-20 साल पहले, तो बीच में इतने सारे जो बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ, शायद वो बच गया होता। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, कानून बढ़िया होना चाहिए, और कानून बनाते समय पूरे दुनिया का सर्वे करना चाहिए कि किस देश में सबसे कठोर कानून है। भाई अगर आपको देश को आगे ले जाना है तो सबसे पहले आपका कानून सर्वोत्तम होना चाहिए। हाईवे दुनिया का सबसे बढ़िया हो चाहे ना हो, आपका एयरपोर्ट दुनिया का सबसे अच्छा हो चाहे ना हो, मेरा मानना है कि सबसे पहले कानून सबसे बढ़िया होना चाहिए। और कानून की कोई लागत नहीं होती। आप दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट बनाओगे, करोड़ों रुपए खर्च होंगे। दुनिया की सबसे बड़ी अच्छी ट्रेन बनाओगे, करोड़ रुपए खर्च होंगे। आप दुनिया का सबसे अच्छा हाईवे बनाओगे, करोड़ रुपए खर्च होंगे। लेकिन दुनिया का सबसे अच्छा कानून बनाने, नम्रता जी, कुछ नहीं आपका लगता, फ्री में बनता है, बैठे बैठे बन जाता है। देश में हमारे पास इतने रिटायर्ड जज, बुद्धिजीवी, सॉलिसिटर जनरल सब बैठे हुए हैं, सब अपना अपना सहयोग देने के लिए तैयार है। नीट मामले पे आ गया, अगर वास्तव में चर्चा करनी चाहिए तो ये नहीं करना चाहिए, होना चाहिए कि भैया आगे होना ये चाहिए कि नीट का मूल कारण क्या है। नीट में जो पेपर लीक किस लिए होता है? पैसे के लिए। अल्टीमेटली अगर राहुल गांधी ये कहते कि भारत में जितने भी अपराध पैसे के लिए होते हैं, जिसको मनी क्राइम कहते हैं, तो मनी क्राइम में आजीवन कारावास, फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर राहुल गांधी ये कहते कि भैया तुमने जो कानून बनाया है नीट वाला, इसमें तुमने 1 करोड़ पेनाल्टी क्यों किया, तुम 100% प्रॉपर्टी जब्त करने कानून बनाओ। अगर राहुल गांधी कहते भैया तुमने इसमें जो बनाया है, इसमें बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है, काम करो, ऐसा कानून बनाओ जिसमें नागरिकता खत्म हो जाए, तो बात समझ में आती है। कानून बनने के बाद उस कानून में क्या कमी है, अगर वो आप बताओ, समझ में आता है। केवल करें नहीं, हमको चर्चा करना है और हमको बच्चों के साथ तो उनको इमोशनल, ये तो एक तरीका नहीं, लोगों के इमोशनल खिलवाड़ बोलते हैं उसको। आप किसी भावनाओं से खेल रहे हो। कानून में क्या कमी है वो बताओ, समझ में आता है। आप अगर ये कहो कि भाई आपने जो कानून बनाया, हमारे पास उससे अच्छा मॉडल है, हम उससे अच्छा आपको कानून बना के दे रहे हैं, और वास्तव में कांग्रेस के पास दिग्गज वकीलों की पूरी फौज है। कांग्रेस के पास दिग्गज वकीलों की बहुत बड़ी बैटरी है। जैसे भारत के जितने बड़े तोप है ना वकील, वो सारे कांग्रेस में है।
भाई चिदम्बरम साहब कांग्रेस में है, मनीष तिवारी कांग्रेस में है, विवेक तनखा कांग्रेस में है, अभिषेक मनु सिंह भी कांग्रेस में है, सिब्बल साहब भी एक तरीके से मान लीजिए कांग्रेस में, अब तो चलो हालांकि सपा के माध्यम से गए लेकिन कांग्रेस में ही है। तो कांग्रेस के पास वकीलों की कमी नहीं है, वकीलों की बड़ी फौज है, लेकिन आज तक कभी कांग्रेस ने उन वकीलों का उपयोग कानून को बढ़िया बनाने में नहीं किया। आप मुझे बताइए पिछले 10 साल में कभी कांग्रेस कोई एक ऐसा ड्राफ्ट लेके आई हो कि ये कानून बनना चाहिए, सरकार के ऊपर दबाव बनाया हो, भाई देखो इस समस्या का मूल कारण ये है, अस्थायी समाधान ही है, कानून बनाओ, बना के दिखाओ। आज तक कभी नहीं किया। नेता विपक्ष केवल इतना काम है, बाइकाट करना, तू मैं करना और केवल खड़े होकर वहां पे हंसी मजाक करना, ये काम नहीं होता है। अरे विपक्षी का काम यह है कि सरकार के बनाए गए कानूनों को, सरकार की नीतियों के पैरेलल में अपना ड्राफ्ट दिखाना और कहना कि ये जो तुमने कानून बनाया तुम्हारा घटिया है, मैं जो बना रहा हूं हमारा अच्छा कानून है, तुम आपसे बढ़िया कानून है, हमारा कानून लागू करो, तब समझ में आती। आज तक आप मुझे बताइए, मैं तो कभी नहीं देखा कि पिछले 10 साल में कांग्रेस के अपने दिग्गज वकीलों की फौज उतार के किसी बड़ी कानून का एक पैरेलल में ड्राफ्ट बनवाया हो प्राइवेट। पिछले 10 साल में कांग्रेस ने किसी सांसद ने प्राइवेट मेंबर बिल नहीं पेश किया है। पिछले 10 साल में कांग्रेस के किसी भी सांसद ने जो कानून चल रहे हैं उसमें कमी बताते हुए कोई पैरेलल में कोई ड्राफ्ट पेश नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, केवल तू मैं आरोप प्रत्यारोप। तो इसलिए मेरा ये मानना है ये केवल और केवल जस्ट अटैचमेंट, इमोशनल कहते हैं युवाओं के साथ एक इमोशनल खिलवाड़ करने वाली बात है, सुधार की जरूरत नहीं है। मेरा ये मानना है कि जो नीट वाला कानून है उसमें और सुधार की जरूरत है। मेरा ये मानना है नम्रता जी कि जो अपराध पैसे के लिए होता है वो अनप्लान्ड नहीं होता। ध्यान रखिए, 2 तरीके के अपराध होते हैं, एक होता है प्लान्ड क्राइम, एक होता है अनप्लान्ड क्राइम। रोड एक्सीडेंट अनप्लान्ड क्राइम है, वो प्लान नहीं किया हुआ, एक्सीडेंट मार दिया, कोई खत्म भी हो गया, किसी का हाथ पैर टूट गया, कुछ भी हो गया। लेकिन जो प्लान्ड क्राइम है, नकल, ये प्लान्ड क्राइम है, बाकायदा इसकी प्लानिंग की जाती है कैसे कैसे पर्चा आउट कराना है। ड्रग स्मगलिंग ये प्लान्ड क्राइम है, मनी क्राइम है, ये आपका हथियारों की जो तस्करी होती है प्लान्ड क्राइम है, इवन घूसखोरी प्लान्ड क्राइम होता है, वो अपने होशो हवास में काम करता है। जो अपराध पैसे के लिए किया जाता है, यानी जो भी प्लान्ड क्राइम है, इसमें 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और आजीवन कारावास, फांसी का कानून होना चाहिए, तब ये नकल रुकेगी, तब और भी जितने भी ब्लैक मनी या हवाला या जो बाकी सब खेल चलता है वो रुकेगा। दुनिया के कई देशों में प्लान्ड क्राइम पे, मनी क्राइम पे फांसी का कानून है। जैसे जो ड्रग स्मगलिंग होती है प्लान्ड क्राइम है, पैसे के लिए होती है ना, जो नशे का पूरा कारोबार चलता है पैसे के लिए चलता है, सिंगापुर में फांसी दी जाती है। घूस प्लान्ड क्राइम है, अनप्लान्ड वे में थोड़ी कोई घूस लेता है, बाकायदा होशो हवास में घूस लेता है। चीन में फांसी होती है, चीन के कानून मंत्री को फांसी हुई है पैसे घूस लेने के चक्कर में, एक कंपनी के जीएम को फांसी हुई है किसी ठेकेदार से पैसा लेने के कारण। जापान में आजीवन कारावास फांसी है। तो अगर वास्तव में राहुल गांधी को या कांग्रेस को देश की चिंता है, देश के बच्चों के भविष्य की चिंता है, तो उनके पास तो वकीलों की फौज है। उनको तो सरकार के हर कानून के पैरेलल एक अपना कानून का ड्राफ्ट लाना चाहिए, बताना चाहिए कि भैया ये वाला कानून गड़बड़ है, हम बता रहे हैं, हमारे पास हम अच्छा ड्राफ्ट लेके आए हैं, आप ये कानून बनाओ, ये समझ में आता है। लेकिन जबरदस्ती केवल वहाँ पे वो इमोशनल अत्याचार करने के लिए मेरे को लगता है ये कोई ठीक नहीं है। और सेंगोल पर आप क्या राय रखते हैं? वहां पर तो संविधान पहले से है, वहां पर ये मांग करना कि सेंगोल हटा दिया जाए या संविधान वहां पर रख दिया जाए, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? एक्चुअली जैसे इस वाले चुनाव में ना संविधान खूब चर्चा हुई और वो झूठ सफल भी हो गई। मेरा ये मानना है इस चुनाव में जो संविधान खतरे में है, संविधान बदला जाएगा, जो एक नैरेटिव चलाया गया, अब उससे उनका उत्साह बढ़ गया है। उनको लगता है यार इस वाले झूठ हमने चलाया और झूठ का नतीजा हुआ, हमें कई सीटें मिल गई, सपा की सीटें बढ़ गई, कांग्रेस की सीटें बढ़ गई, तो इस संविधान नैरेटिव को कंटिन्यू करना। और वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि संविधान बदलने की बात कहने पे आम जनता को समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है। इस देश में 125 बार संविधान बदला जा चुका है। वास्तव में जो ओरिजिनल संविधान था उसका 25% हिस्सा बदला जा चुका है। 400 आर्टिकल थे, 125 बार संविधान हो गया, बदल दिया गया, 125 बार संशोधन हुआ, तो ऑलमोस्ट 25% तो हो गया। यानी मूल संविधान 75% बचा हुआ है, 25% तो गया। और ये जरूरत भी होती है, कोई भी संविधान फिक्स थोड़ी होता है। अरे इंसान फिक्स नहीं होता, बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, हाथ मुंह शादी विवाह होता है, फिर दादा दादी बन जाते हैं, फिर खत्म हो जाती है, चलते साइकिल चलती रहती है। तो और सबसे ज्यादा संविधान संशोधन किसने किया? कांग्रेस ने किया सबसे ज्यादा। आप NDA 1 NDA 2 का 10 साल,
और यूपीए 1 यूपीए 2, यानी मनमोहन सिंह जी के 10 साल का कार्यकाल उठा लीजिए और मोदी जी के 10 साल, तो मनमोहन सिंह जी के टाइम में ज़्यादा संविधान बदला गया। तो इसलिए अब उनको लगता है कि अब सेंगोल पे ले आए हैं कि सेंगोल क्यों रखा है भाई, ऑलरेडी संविधान की मूल प्रति संसद में रखी हुई है, और वो प्रति रखी हुई जो हाथ से लिखी हुई है, वो प्रति रखी हुई है संसद में जिसपे हाथ के साइन किए हुए हैं, जिसपे पेन निकाल निकाल के संविधान निर्माताओं ने अपना सिग्नेचर किया, वो कॉपी रखी हुई है। तो जब वो कॉपी रखी हुई है तो किसी पब्लिशर के द्वारा छापी गई कॉपी रखने की वहां जरूरत क्या है भाई? जहां पे इतना अच्छा खासा मोटा संविधान रखा हुआ है, मोटे पन्ने में हाथ से सिग्नेचर किया हुआ है, वहां ये किसी कंपनी के द्वारा किसी पब्लिशर का रखने की क्या जरूरत है? और वो संविधान रखा हुआ है जिसमें भगवान राम के, भगवान शंकर के, भगवान कृष्ण के, भगवान नटराज अच्छा, के, वो ओरिजिनल वाला वो संविधान रखा हुआ है। संसद में वो संविधान रखा है जिसपे सबके साइन है। संसद में वो संविधान रखा हुआ है जिसपे सारे हमारे देवी देवताओं के चित्र हैं, गुरु गोविंद सिंह का चित्र है, छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र है, भगवान नटराज का चित्र है, जिसमें गुरुकुल बना हुआ है, जिसमें नालंदा बनी हुई है, नालंदा यूनिवर्सिटी बनी हुई है, जिसमें नंदी बैल है, जिसमें हड़प्पा मोहनजोदड़ो की फोटो है, सिंधु घाटी सभ्यता की फोटो है, जिसमें भगवान नटराज की फोटो, वो अर्जुन को भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, वो फोटो है, वो संविधान रखा हुआ है। तो फिर ये बाद वाला संविधान क्या रखना? ये ड्रामा है। देखिए, वो जो सिंगोल रखा है, आप उसका मैसेज देखिए। भारत में हम लोग बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इन चारों में आप देखिए, इसमें से किसी एक सेंटेंस से आप चारों नहीं कर, ये चारों जुड़े हुए हैं। जैसे धर्म की जय करना है तो पहले अधर्म का नाश करना होगा, और अधर्म का नाश करना है तो भी धर्म को बढ़ाना होगा। प्राणियों में सद्भावना स्थापित करनी है तो धर्म की जय करना पड़ेगा, धर्म का नाश करना पड़ेगा, तब प्राणियों में सद्भावना होगी। और जब धर्म की जय होगी, अधर्म का नाश होगा, प्राणियों में सद्भावना होगी, तब विश्व का कल्याण होगा। आप इसको हम लोग बहुत चर्चा कम करते हैं, इसको ना, इसके ये चारों बड़े परफेक्ट शब्द है। वो सेंगोल इसमें अधर्म का नाश का प्रतीक है, वो सेंगोल धर्म की जय का प्रतीक है। सेंगोल जो पहली बार रखा गया था वो विजय का प्रतीक है। हम गुलामी से बाहर आ चुके हैं, हम स्वतंत्र हो चुके हैं। वो सिंगल हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है। हमने अंग्रेजों को हराया है, विजय प्राप्त किया है। वो सिंगल उस विजय का प्रतीक है, और वो सिंगल धर्म की जय और अधर्म के नाश का प्रतीक है। उस सिंगल में पूरा एक उसमें लंबा सा रखा हुआ है, छड़ी उसको कह लीजिए अगर आम जनता की भाषा में कहें, उसका यही प्रतीक है, भैया सही काम करोगे बहुत बढ़िया, गलत काम करोगे दंड मिलेगा। वो राजदंड उसको कहते हैं, राजदंड। राजदंड का कॉन्सेप्ट ही यही है कि भाई आप धर्म के रास्ते पे चलिए, अगर आप अधर्म के रास्ते पे चलेंगे आपको दंड मिलेगा, राजदंड मिलेगा। नहीं तो ये सारी चिढ़ फिर ये कह ली जाए ना कि विपक्ष की मोदी से ही है, सेंगोल से नहीं है। क्योंकि अगर सेंगोल से होगी तो फिर सवाल तो इन पर भी उठेंगे कि नेहरू जी ने उसको रिसीव ही क्यों किया था। देखिए, मुझे ऐसे लगता है, मैं यही तो कई बार सोचता हूँ कि इन पॉलिटिकल पार्टियों के पास कोई ढंग का मुद्दा क्यों नहीं उठाते, ये ऐसा मुद्दा क्यों नहीं उठाते जिससे जनता को लाभ हो। बिल्कुल, मतलब मोदी विरोध में भारत विरोध, भाजपा के विरोध में भारत का विरोध। अरे सिंगल हमारी संस्कृति का प्रतीक है, हजारों साल पुराना हमारी संस्कृति का प्रतीक है। और हर जहाँ जहाँ राजशाही हुआ करती थी वहाँ एक बाकायदा राजदंड होता था। तमिलनाडु में सिंगोल था, बाकी जगह भी राजदंड तो होता ही था। जहाँ राजा बैठते थे वहाँ उनके बगल में राजदंड होता था, वहीं बैठे के वहीं दोनों पक्षों का मुकदमा सुनते थे, वहीं फैसला सुनाया जाता था। ये तो हो रखा था। तो ये मुझे लग रहा है कि वो सिंगोल की आड़ में भारत की संस्कृति का विरोध कर रहे हैं, भारत की परंपरा का विरोध कर रहे हैं। चूंकि सिंगोल हमारी संस्कृति का हिस्सा है और स्थापित कर दिया गया है, उनको उससे दिक्कत हो रही है। इनको गुलामी की हर चीज पसंद है। सिंगोल का विरोध करेंगे राहुल गांधी। चलो मैं राहुल गांधी की बात करता हूं। राहुल गांधी कहां रहते हैं जानते हैं आप? सड़क का नाम क्या है? तुगलक रोड। आज तक आपने राहुल गांधी को सुना भैया तुगलक का नाम हटना चाहिए, तुगलक गया तो काहे लिए तुगलक, हम सड़क पर रहते हैं, हमें शर्म आ रही है, एक काम करो इस तुगलक नाम का रोड बदलो। कांग्रेस का ऑफिस कहां है? अकबर रोड। कभी आपने सुना कांग्रेस को कहते हुए कि अकबर रोड बदलो, यहां महाराणा प्रताप रोड करो, इसको नहीं चाहिए। राहुल गांधी कहां वॉक करने जाते हैं? लोधी रोड, लोधी पार्क। कभी आपने राहुल गांधी को आवाज सुनाते हुए सुना? आवाज उठाया उन्होंने कि यार ये लोधी चला गया, काहे लिए? लोधी ने थोड़ी पार्क बनवाया था। जब इस पार्क को लोधी नहीं बनवाया तो ये लोधी पार्क क्यों चल रहा है? लोधी गार्डन इसको क्यों बोलते? मतलब दिल्ली जिसको युधिष्ठिर ने बसाया, उस दिल्ली में
युधिष्ठिर रोड नहीं है, भीम रोड नहीं है, नकुल रोड नहीं है, सहदेव रोड नहीं है, कुंती रोड नहीं है, माद्री रोड नहीं है, अभिमन्यु रोड नहीं है। लेकिन उस दिल्ली में बाबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड, शेरशाह रोड, अकबर रोड, शाहजहां रोड, सब रोड है, उसका विरोध नहीं करेंगे। तो मुझे लग रहा है ये लोग पूरी गुलामी की मानसिकता से ग्रसित लोग हैं। इनको भारत की जो ये सिंगल का विरोध नहीं कर रहे हैं, भारत की परंपरा का विरोध कर रहे हैं। इनको गुलामी की हर चीज़ अच्छी लगती है, गुलामी के नाम इनको अच्छे लगते हैं, गुलामी के निशान इनको अच्छे लगते हैं, इनको गुलामी की कुरीतियाँ बहुत पसंद हैं, इनको गुलामी की कुप्रथाएं पसंद हैं। कभी भी मैंने आज तक कांग्रेस को गुलामी के नाम बदले जाने चाहिए ऐसे आवाज़ आपने सुना क्या? नहीं सुना होगा। कभी कांग्रेस ने नहीं कहा कि जो गुलामी की निशानियाँ चल रही इनको खत्म करो। कभी कांग्रेस ने नहीं कहा कि गुलामी की कुप्रथाएं खत्म करो। कभी कांग्रेस ने नहीं कहा कि गुलामी की पुलिस व्यवस्था खत्म करो, बदलो। कभी कांग्रेस ने नहीं कहा कि गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदलनी चाहिए। कभी कांग्रेस ने नहीं कहा कि गुलामी की पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था बदलनी चाहिए। कभी कांग्रेस ने नहीं कहा कि गुलामी की टैक्स व्यवस्था बदलनी चाहिए। कभी कांग्रेस ने नहीं कहा कि गुलामी का जो है ये व्यापार व्यवस्था बदलनी चाहिए। नहीं कहा। उनको हर चीज़ गुलामी की पसंद है। और जैसे ही आप उस गुलामी की चीज़ को बदलते हैं और उसका भारतीयकरण करते हैं, इनको गुलामी की संसद भी पसंद थी जिसमें वास्तु दोष था। इनको नई संसद भी नहीं पसंद है। कम से कम भैया अपनी आज़ाद भारत की अपनी आज़ाद संसद है, स्वतंत्र विचारों से बनाई गई है, वास्तु के हिसाब से बनाई गई है, वैज्ञानिक उसमें नया टेक्नोलॉजी का वो नहीं पसंद। सब गुलामी वाला चाहिए इनको। बस कपड़ा इनको, घर नए चाहिए, बाकी सब इनको पुराना गुलामी वाला पसंद है इनको। तो ये कुछ मुद्दे थे जो इस वक्त चर्चा में थे, तो सोचा अश्वनी उपाध्याय को बुलाते हैं स्टूडियो में और उनसे चर्चा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वक्त निकाल कर आए। आपसे आग्रह है कि आप लोग इस वीडियो पे अपना कमेंट जरूर करिएगा, और आप और किन विषयों पे चर्चा करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो जब नम्रता जी बुलाएंगी तो आपके सवालों का हम जवाब जरूर देंगे। और इसी के साथ आप जितने भी दर्शक इस इंटरव्यू को देख रहे थे, कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस इंटरव्यू को देखने के लिए। नमस्कार।